नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव कुमार को अब तक 12 करीब करीब यानी दर्जन भर करीब करीब चिट्ठियां ऐसी लिखी गई हैं जो चिट्ठियां आने वाले कल में राजीव कुमार के लिए मुसीबत बन सकती हैं। और मुसीबत ही नहीं, राजीव कुमार के लिए जेल के रास्ते खोल सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, करीब 3 करोड़ रुपए या 3 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट राजीव कुमार के पास पहुंच चुका है। 58 सीटें, अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 58 सीटें ऐसी अब तक तैयार हो चुकी हैं जहां पर वोटों की, जो 20 नवंबर को वोट पड़े थे, उनकी जांच होगी। जांच का मतलब उन सीटों पर नतीजों को लेकर के फिर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और सिर्फ 58 सीटों के नतीजे नहीं, वो इस देश के पूरी चुनावी जो प्रणाली है उसको उलट पुलट कर सकता है। जो संदेह है राजीव कुमार और उनके आयोग पर, उस संदेह पर मुहर लगा सकता है और इस देश में चुनावी प्रक्रिया में हो सकता है आमूल चूल परिवर्तन की नींव बन जाए। 58 सीट्स, 3 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट और दर्जन भर चिट्ठियां जो मैंने कहा कि राजीव कुमार पर केस और जेल का रास्ता खोल सकती है। अब ये 12 यानी दर्जन भर चिट्ठियों में क्या है? 58 सीटें जहां पर फिर से वोटों की जांच होने की बात हो रही है। वो सीटें कौन सी हैं, कौन कौन सी पार्टी है, क्या अमाउंट जमा हुआ है, कहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, ये सारी डिटेल के साथ हमारे साथ राजशेखर राव साहब जुड़ गए हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए। राव साहब, सीधा तथ्यों पर आते हैं। सबसे पहले हम उन दर्जन भर चिट्ठियों की बात करते हैं जिन चिट्ठियों को, एक चिट्ठी मैंने पढ़ा भी गोपाल दास अग्रवाल का। इन चिट्ठियों से ऐसा लग रहा है कि कोई तैयारी हो रही है, एक बड़ी तैयारी हो रही है राजीव कुमार के मनमानी के खिलाफ। कितनी चिट्ठियां लिखी गई हैं और इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है जो राजीव कुमार को फंसा सकते हैं? नमस्कार चित्रांशी जी, आपको और न्यूज लॉन्चर दर्शकों को वेरी गुड इवनिंग। मुझे भी वो चिट्ठी प्राप्त हुई है, मैंने देखा है, उसमें 3 पेज इसका वो चिट्ठी है। पहले इन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिए, सुप्रीम कोर्ट उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह उद्देश्य था कि संविधान को मजबूत करने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनता को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा दिलाने के लिए, उम्मीदवारों की आवाज और उनकी शिकायतें सुनने के लिए, ऐसे कई सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जो अपने लक्ष्य उसमें जजमेंट में बताए कि इस वजह से हम ये ईवीएम की जांच करवाना चाहते हैं, मशीनों की जांच करवाना चाहते हैं। इन लक्ष्यों के साथ, इन उद्देश्यों के साथ हम ये ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्रीडम, मतलब उनको ये स्वतंत्रता दे दी चुनाव आयोग को कि आप इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाएं। तो चुनाव आयोग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ऐसा बनाना चाहिए जिससे ईवीएम की जो भी गलती किया जा सकता है उसको पकड़ने के लिए खोज होनी चाहिए। जो भी, जिस तरह से भी धांधली हो सकती है, उसका हर एक एंगल को देख के उसको पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। ये उम्मीदवार जो पत्र लिखे हैं उनका ये मानना है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो चुनाव आयोग ने बनाया है वो ईवीएम की धांधली को पकड़ने के बजाय, उसको उजागर करने के बजाय उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये सीधा सीधा आरोप है। ये सीधा सीधा आरोप है कि आप धांधली पकड़ने के बजाय धांधली करने वालों को बचने का रास्ता इस स्टैंडर्ड ऑपरेशन में दिया है। उनका वजह क्या बताया उन्होंने? पहले वजह तो यह बताया कि चुनाव के दौरान जो वीवीपैट पाए गए उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं आप, बजाय उसके आप मॉक पोलिंग के वीवीपैट की गिनती कर रहे हैं। इसकी वजह क्या बता रहे हैं आप? उसकी वजह यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह कहां लिखा है कि हमें वीवीपैट गिनना चाहिए चुनाव दौरान के। उन्होंने यही बात उठाई जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर चुनाव आयोग वीवीपैट गिनने के आदेश नहीं दिए तो आप उसी बात को पकड़ के रहना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिए तो आप मॉक पोलिंग के क्यों गिन रहे हैं वीवीपैट? एक मुद्दा वो है।
दूसरा, मॉक पोलिंग के दौरान जो उन्होंने नाम और चुनाव चिन्ह जो है, सीरियल नंबर जो है, उनको हटा दे के अब नई दौर से चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं? मतलब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोग्राम किया गया, फलाना चुनाव चिन्ह का आदमी, फलाना पार्टी का आदमी को वोट, फलाना चुनाव चिन्ह और फलाना पार्टी को ट्रांसफर कर दो, और उस प्रोग्राम तो जब आप मॉक पोलिंग में वो चुनाव चिन्ह और वो पार्टी का नाम नहीं है, तो आप वो कैसा पकड़ेंगे? तीसरी बात, उन्होंने ये कही कि चुनाव के दौरान जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेट जो है 6 दिन का जो समय सीमा है, आप 7 दिन का है तो 6 दिन का लगा रहे हैं। एक और बात उन्होंने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिसको भी, मतलब दूसरे और तीसरे उम्मीदवार को जो वोट पाए गए, पहला तो चुन के आएगा, उसके बाद के 2 उम्मीदवार, दूसरा और तीसरा उम्मीदवार को अपने क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशन के वो जांच करवाने का अधिकार उनको दिया है। चुनाव आयोग ये कहता है अगर दोनों अप्लाई किए, मतलब दूसरा और तीसरा अप्लाई किया, तो दोनों को 2.5% का जांच का ही मौका दिया जाएगा। मतलब 5 बोले तो 10% की जांच करवानी है आपको। आप 10% से पता नहीं चुनाव आयोग इतना क्यों घबराया। वीवीपैट गिनती के नाम लेते ही इतने अड़चने, इतने अवरोध चुनाव आयोग डाल रहा है, आप सोचिए मत। परसों एक अकोट से एक उम्मीदवार ने मुझे फोन किया, जब वो पैसा भरने गया तो उसका अधिकारी जो है उन्होंने बताया कि तुम्हारा चुनावी खर्चे का जो अकाउंट है उसी से पैसा जमा करो। अरे भाई, चुनाव तो संपन्न हो गया, ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है, इसका खर्चा उसमें कैसे मिलाते? अब बैंक में हो गया, वो अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए वो बैंक मैनेजर बोल रहा चुनाव थोड़ा टाइम दे दो, बाद में निकालने देंगे। तो फिर कैसे, जैसे तैसे करके उसने पैसे निकाल के उसमें उन्होंने भर दिया। मतलब इतने क्यों आप अवरोध पैदा कर रहे हैं? वीवीपैट की जांच के लिए चुनाव आयोग कितने कितने अवरोध पार करके उम्मीदवार को दरख्वास्त देना पड़ा। दरख्वास्त देने के बाद उसको फोन आते हैं, आप विड्रॉ कर लो, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, डाटा डिलीट हो जाएगा, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और 7 शर्तें उन्होंने उसमें लगाई। उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग हमेशा ये चैलेंज करता है कि आके हमें ये साबित करो कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। तो हम चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप इन शर्तों पे वीवीपैट की जांच करवाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें पहला शर्त उन्होंने ये लगाया कि चुनाव के दौरान जो वीवीपैट पाए गए उनकी गिनती होगी। हमने जितने भी पोलिंग स्टेशन में जांच के लिए अप्लाई किया, उसमें से एक पोलिंग स्टेशन छोड़कर बाकी में वीवीपैट की जांच करवाएंगे। चुनाव के दौरान जो भी आपने वोट पाए हैं उनकी गिनती करना है। दूसरा कंडीशन है, जो हमने एक मॉक पोलिंग के छोड़ दिया, उसमें मॉक पोलिंग करवाएंगे, उन्हीं उम्मीदवार और उन्हीं चुनाव चिन्ह के साथ मॉक पोलिंग होगा। तीसरा शर्त, मॉक पोलिंग से पहले आप कोई डाटा डिलीट नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम में बदलाव नहीं करेंगे, खाली वो तीनों पुर्जों को, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कनेक्ट करके दोबारा वोटिंग करेंगे। वोट में जो आया और नए जो पर्चे निकले, दोनों को टैली करके देखेंगे। चौथी शर्त उन्होंने ये लगाई कि वीवीपैट का जो डिब्बा है, जो चुनाव के वोटिंग के टाइम में नीचे बंद होता है, क्योंकि वो रहस्यमय प्रक्रिया है चुनाव का, अभी जो है ना वो पारदर्शी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ताकि हम जैसे बटन दबाएं, पर्चा प्रिंट होने का और पर्चा डिब्बे में गिरने के बाद तक उसमें जो भी प्रोसेस है वो हमें आंखों से दिखना चाहिए। क्योंकि ये एक जांच है ना भाई, ये तो चुनाव नहीं है। कौन किसको वोट दे रहा है ये मालूम नहीं होना, इसलिए चुनाव में क्या है उसको नीचे बंद रखा जाता है। लेकिन ये तो एक जांच है, इस जांच में हर चीज दिखना चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को हम बुला के ईवीएम में जांच करवाएंगे कि इसमें आप सील डालने के बाद में बाहरी तरंगों से इसमें कोई छेड़छाड़ किया जा सकता, ऐसा कोई हार्डवेयर इसमें है या नहीं, इसकी जांच के लिए हमें अनुमति देना चाहिए ताकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कोई एक्सपर्ट आके इसको जांच कर सके। ये सारे शर्तों के साथ उन्होंने ये लिखा, अंत में लिखा, चुनाव में धांधली करना का मतलब है, धांधली करने वाले या धांधली को सहयोग देने वाले का मतलब है लोकतंत्र की हत्या करना, चुनाव तंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, बिना जनादेश के सत्ता हासिल कर जनता विरोधी कानून बनाना। ये पूरा मामला मिला के देशद्रोह का मामला बनता है। इसमें जो भी जिसने भी फायदा पहुंचाया और जिसने भी इसको सहयोग दिया उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। आप दर्जन भर चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। एक तो एक चिट्ठी तो मैंने कहा गोपाल दास अग्रवाल की है, मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा उनके पास चिट्ठी है। इस चिट्ठी को अगर वो चला देंगे साइड में तो लोग देख भी लेंगे कि चिट्ठी वाकई लिखी गई है। ये गोपाल दास अग्रवाल महाराष्ट्र में गोंदिया सीट 65 नंबर गोंदिया सीट से प्रत्याशी रहे हैं। ये प्रत्याशी हैं लिखने वाले। ऐसे दर्जन भर चिट्ठियां बता रहे हैं राव साहब की लिखी गई हैं। क्या ये चिट्ठियां, अगर देशद्रोह की बात है कि इसमें ये सब जुड़ा हुआ है, तो क्या ये इकट्ठा एक साथ ये चिट्ठियां लिख करके कि अगर इन पर आगे कोई जवाब नहीं आता है या जवाब आता है तो उनको लेकर के ये केस करना, ये राजीव कुमार को जेल भेजना, क्या ये चिट्ठियां वहां तक जा सकती हैं क्या कि राजीव कुमार को जेल पहुंचा सकती है? मुझे लगता है ये चिट्ठियां लिखने के पीछे में एक बहुत बड़ा इंटेंशन है, एक बहुत बड़ी रणनीति है। ये चिट्ठियां लिखने के बाद में मेरे ख्याल से 238 महाराष्ट्र के उम्मीदवार हैं, वो भी शायद मेरे ख्याल से लिखेंगे, और मेरे ख्याल से हरियाणा के भी हो सके तो हरियाणा का भी जांच होना है, वीवीपैट का जांच होना है, तो वहां के भी उम्मीदवार लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से 270 280 के आसपास चिट्ठियां जाएंगी। अगर सभी उम्मीदवारों ने लिखा है चिट्ठी तो वहां से कोई ना कोई रिप्लाई तो देना पड़ेगा। या तो कहेंगे कि हम आपके शर्तें मान लेंगे, या तो कहेंगे कि हम आपके शर्तें नहीं मानेंगे, जिसका ज्यादा आसार है। अब चुनाव आयोग ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया उसका कोई अपने मन से बनाया ना, अपने जो अधिकारी है बाबू लोग बैठे उन्होंने बना दिया, उसमें पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन तो नहीं हुआ ना। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, वो कानून कैसा होना चाहिए, उसकी जांच कैसा होना चाहिए, ये तो लोकसभा और राज्यसभा में तो चर्चा होके उसके ऊपर एक वो कानून तो नहीं बना। ये चुनाव आयोग अपने आप से बनाया हुआ एक कानून है, उसको जनता क्यों माने और पार्लियामेंट क्यों माने? तो जब ये चिट्ठी जाएगी तो राजीव कुमार उसको रिप्लाई देंगे कि हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, या चुप भी बैठ सकते हैं बिना रिप्लाई दिए, बिना कुछ कहे। इसको जब वो रिप्लाई भी नहीं देंगे या उसके खिलाफ भी रिप्लाई देंगे तो ये मामला मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में देखिए आपने आदेश दिए, किन उद्देश्य और किन लक्ष्यों, किस मोटिव के साथ आपने ये ऑर्डर दिए हैं। देखिए राजू कुमार साहब क्या कर रहे हैं, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट नहीं गिनेंगे करके बोल रहे हैं, मॉक पोलिंग कराने की बात कर रहे हैं, उसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं होता है। आपके पास 7 दिन का मोहलत दिया, आपने तो 6 दिन का मोहलत दे रहे हैं। आपने दूसरे और तीसरे उम्मीदवार को 5-5% का आपने मौका दिया तो बोले 2.5-2.5। इतना क्यों घबराया हुआ है चुनाव आयोग? हम इन शर्तों पर जांच करवाना चाहते हैं। ये जो है ना दलील पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरे ख्याल से ये जो है मेरा एस्टिमेशन है, मेरा एनालिसिस है कि ये सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके जैसे चुनाव आयोग का रिप्लाई आता है उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जब करेंगे तो इसके ऊपर बड़ा बवाल मचेगा और एक मतलब एक जन्मदिन का भी इसमें एक इसको इससे निकल सकता है। नहीं, अवमानना का क्या मामला इसमें अवमानना का बन सकता है? अवमानना का केस, जेल का मामला? देखिए भाई, एक देशद्रोह का तो मामला है, क्योंकि आप एक पोलिंग स्टेशन रिगिंग करेंगे, 2 पोलिंग स्टेशन रिगिंग करेंगे, वो अलग बात है। आप पूरा प्रदेश का लोग ईवीएम रिगिंग करके आप सत्ता जनादेश कुछ और है, आप सरकार कुछ और बना रहे हैं, और वो जो सरकार बनी है वो जनता विरोधी कानून बनाएगी, जनता को दबोचेगी।
जनादेश का जब कोई वैल्यू नहीं रहे, जब पूरा चुनाव आप ईवीएम से गिन के आ रहे हैं, मतलब उसी से आप ईवीएम से चुन के आ रहे हैं, तो आप जनता को क्या वैल्यू देंगे? आपके दिल में तो रहेगा भाई मेरे पास तो ईवीएम है, मैं जो चाहूंगा जितवा लूंगा। जनता के जो जरूरत है उसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये देशद्रोह का मामला बनता है। ये जो जनादेश के बगैर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को आपने धोखा दिया, डेमोक्रेसी को धोखा दिया, चुनाव तंत्र को धोखा दिया, वोटरों को धोखा दिया, इतना बड़ा, इतने लोगों को इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों को धोखा देना जो है देशद्रोह का मामला बनता है। दूसरी बात जो है, कंटेम्प्ट का मामला भी इसमें बन सकता है, क्योंकि आपने कहा कि चुनाव आयोग ने, उच्चतम न्यायालय ने हमें यह नहीं कहा कि वीवीपैट गिनना है, तो आप उसी बात पे अड़े रहना चाहिए। जब आप चुनाव आयोग की इतनी कदर करने वाले हैं, इतनी इज्जत करने वाले हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट को इतनी इज्जत देने वाले हैं और उनके हर लफ्ज को आप वैल्यू देके उसका पालन करने वाले हैं, तो जब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट गिनने के आदेश नहीं दिए, तो उसी बात पे आपको कायम रहना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मॉक पोलिंग में आके वीवीपैट गिन रहे हैं। मॉक पोलिंग में वीवीपैट गिनने का मतलब है, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि ईवीएम की कामकाज को सही या गलत ठहराना वीवीपैट को गिनकर ही हो सकता है। वीवीपैट गिनने से ही हमें यह पता चलेगा कि ईवीएम सही काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि मॉक पोलिंग में तो वही तरीका अपनाया चुनाव आयोग ने। हम ये चाहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई या नहीं हमें चाहिए, तो उसको अगर प्रूव करना है, उसको साबित करना है, तो चुनाव वाले वीवीपैट गिनना है। अभी आपको एक बात बोलता हूं, एक मरीज है, उसको एक बीमारी है, वो जाके बीमारी का टेस्ट, जिस बीमारी का टेस्ट वो करवाना चाहिए या किसी और का टेस्ट करेगा? अरे भाई, हमें चुनाव वाले दिन के वीवीपैट में बीमारी है, ईवीएम को बीमारी थी चुनाव वाले दिन के, तो उसका जो जांच होना चाहिए चुनाव वाले दिन के वीवीपैट के होना चाहिए। मॉक पोलिंग पे तो हमें कोई शिकायत ही नहीं है, उसकी आप क्यों टेस्ट करवा रहे हैं? मॉक पोलिंग तो वैसे भी मतदान के दिन सुबह मॉक पोल होता ही है, तो इसमें मॉक पोल तो ये फिर तमाशा है। लेकिन अब इससे आगे, जैसे आपने कहा, कितने 1 दर्जन शायद चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये करीब लोग, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं, मेरे पास तो 3 चिट्ठियां आई है, 3 तो मेरे पास आई है, और उन्होंने कहा कि हमारे अगल बगल वाले भी लिख रहे हैं। अच्छा, फलाना 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 उन्होंने नाम लेके बोला है कि, तो जब मैंने गिना, काउंट किया, तो 11 तक आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, तो ये जो उसके आगे बढ़ते हैं, ये 58 सीट्स की भी एक बात आई है कि 58 सीट्स पर वोटों की जांच होगी। ये एक बड़ी संख्या है, 58 सीट्स बड़ी संख्या है। ये 58 सीट्स पर वोटों की जांच कौन कौन सी सीटें या किस पार्टी के हैं, कितने, कहां तक गिनती पहुंची, जरा डिटेल इसका भी बताइए। इसका डिटेल तो मैं भूल गया सर। एनसीपी के 11 है, उनका एक एक उम्मीदवार, कोई 17 किया है, कोई 15 किया है, कोई 19 किया है, कोई 5 किया है, ऐसा 137 पोलिंग स्टेशन जो है एनसीपी के हैं। अच्छा। उन्होंने 46,64,00,000 रुपए उन्होंने भरे हैं 137 पोलिंग स्टेशन के। उतना तो मेरा आंकड़ा है, बाकी के आंकड़े नहीं आए। भले ही हमारे पास 18 शिवसेना के और 28 कांग्रेस के एप्लीकेशन जाने की हमारे पास ये है, लेकिन कौन कौन कितने कितने पोलिंग स्टेशन के लिए अप्लाई किया उसका अभी हमारे पास डिटेल नहीं आया। शिवसेना के 18 और कांग्रेस के 28, यानी कुल मिला के 58 के करीब संख्या पहुंच चुकी है। और 58 यहाँ पर है, 17 या 18 हरियाणा में है। नहीं, हरियाणा में ये वीवीपैट की जांच है, हरियाणा में केवल 5 है। हरियाणा में 5। हरियाणा में एक और बात है, हरियाणा में एक और डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग न्यूज है। हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 14 तारीख शाम को उन्होंने एक लेटर लिखा कि आपको 15 तारीख जाके पैसा जमा करना है वीवीपैट के जांच के लिए। हर हारे हुए उम्मीदवार को पैसा भरना है। करीब करीब 3 दर्जन उम्मीदवार 15 तारीख को पहुंचते हैं पैसा भरने। उनको बोला जाता है कि 14 तारीख शाम को खत्म हो गई है। तो अभी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो लेटर लिखा है 14 तारीख को, ये कहते हो कि 15 तारीख लास्ट डेट है। वो लेटर को लेकर मेरे ख्याल से 3 दर्जन लोग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वो भी जा रहे हैं कि हमें एक दिन का मौका दीजिए, क्योंकि हमें ये ठुकराया गया कि 14 तारीख लास्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत
15 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो करीब हमें 1 दिन का मोहलत दीजिए ताकि हम अप्लाई कर सके। ये भी पहल चल रही है हरियाणा से, क्योंकि 14 तारीख को उनका कांग्रेस पार्टी के आदेश आए, 15 तारीख को मेरे ख्याल से 35 लोग कुछ पहुंचे हैं, मतलब उनके जब लोग गए हैं तो 4-5 जगह से जब उन्हें मालूम हुआ कि कल 14 तारीख शाम को ही समय सीमा खत्म हो गई है, तो सभी लोग लौट आए। तो उनको मौका मिलने के लिए एक डिमांड वो भी रख रहे हैं कि हमें एक मौका 1 दिन के लिए हमें देना चाहिए, ताकि हम जो है सारे वीवीपैट की जांच के लिए अप्लाई कर सकें। चलिए, ये कुल मिला जुला करके ये करीब दर्जन भर 11 चिट्ठियां हैं। ये चिट्ठियां राजीव कुमार को फंसाने के लिए एक बड़ी मजबूत कड़ी बन सकती हैं। इसके साथ ही साथ 58 के करीब 57-58 सीट्स हैं जिन पर वोटों की जांच होगी। अगर ये जांच अंजाम तक पहुंची और जो डिमांड है कि उसी दिन पोलिंग के दिन की ही पर्चियां मिलाई जाएं, तो इस जांच से भी राजीव कुमार पर बड़ी आंच आ सकती है। ये है खबर राजशेखर राव साहब के जरिए। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, जवाब क्या इन चिट्ठियों का आता है, जवाब आता है नहीं आता है, दोनों स्थिति में आगे मुश्किल बढ़ सकती है। अगर ये चिट्ठी लिखने वाले लोग, विपक्ष के नेता, विपक्षी दल बिल्कुल दृढ़ संकल्प करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की अगर ठान चुके हैं, तो फिर मुश्किलें और भी बड़ी होने वाली हैं, मुश्किलें और भी खड़ी होने वाली हैं। इजाजत दीजिए हमें। राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस पूरे महाराष्ट्र से लेके हरियाणा तक एक अपडेट लगातार आप पहुंचा रहे हैं। साथ में प्रत्याशियों से, पॉलिटिकल पार्टी से आप लगातार टच में हैं, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको धन्यवाद। फिर हम आपसे अपडेट्स जो होंगे वो आपसे लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।